बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है क्लास के हवाले से। आज हम सब फाइलम यूरोकोडेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब फाइलम यूरोकोडेटा के बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक्स और उनकी कुछ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के हवाले से। इसकी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो सब फाइलम यूरोकोडेट के मेंबर्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ जो कोडेटा के करैक्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे नोटोकॉड है, नर्व कॉड है, पोस्ट एनल टेल है। एडल्ट्स की फॉर्म में अमूमन ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेसाइल होते हैं। कुछ इनकी क्लासेस हैं जो कि प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। क्लासिफिकेशन हमने इसकी देखी की थी कि इसमें 4 क्लासेस इंक्लूडेड हैं। क्लास एसिडिएसिया, अपेंडिकुलेरिया जिसको हम लार्वेसिया भी कहते हैं, सॉर्बेसिया और थैलिएसिया। सबसे कॉमन या सबसे फेमिलियर क्लास इसकी जो है सब फाइलम यूरोकोडेटा की, दैट इज़ एसिडिएसिया। इसी के मेंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से भी आज देख लेते हैं। ये एक फ़ोटोग्राफ है जो कि फाइलम यूरोकोडेटा के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें तकरीबन बॉडी इसकी ट्रांसपेरेंट है और सेडिमेंट्स के अंदर बॉटम के लेवल के ऊपर ये स्टे कर रही है इसकी बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकोडेटा। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकोडेटा आर द ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वर्ट्स, यानी नॉर्मली इनको आम ज़बान में ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है या सी स्क्वर्ट्स का नाम दिया जाता है। ट्यूनिकेटा का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है टू वियर अ गाउन, मतलब ये कि अपने ऊपर एक गुलाफ, एक एक्स्ट्रा कवरिंग की जो है वो एक स्ट्रक्चर बना लेना, इसके हवाले से इसको ट्यूनिकेट का नाम दिया जाता है। एसिडिएसिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इट कंप्राइजेज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ट्यूनिकेट्स। दे आर सेसाइल एज एडल्ट्स एंड आर आइदर सोलिटरी और कॉलोनियल। अब इस क्लास के जो मेंबर्स हैं एसिडिएसिया की, जो कि सबसे लार्जेस्ट क्लास है, सबसे कॉमन मेंबर्स इसके पाए जाते हैं, ये अमूमन सेसाइल होते हैं जब एडल्ट फॉर्म में हैं और दोनों सूरत हाल में रह सकते हैं, आइदर सोलिटरी और कॉलोनियल फॉर्मेशन में। दूसरी जो इसकी क्लासेस है जैसे अपेंडिकुलेरिया हो गई या थैलिएसिया होगी, दे आर प्लैंक्टोनिक एज द एडल्ट्स। इन सम लोकेलिटीज़ ट्यूनिकेट्स अकर इन लार्ज एनफ नंबर्स टू बी कंसिडर्ड एज द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म, यानी समुद्री इलाकों में कहीं कहीं ये बहुत डोमिनेट हो जाती हैं जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सीड कर जाती हैं। Sessile Urochordates attach their sac-like bodies to the rocks, pilings, ship hulls and other solid substrates। यानी नॉर्मली क्योंकि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि एसिडिएसिया के, जिसको हमने एक रिप्रेजेंटेटिव क्लास के तौर पर पढ़ना है, उसके मेंबर्स में क्योंकि हम जानते हैं कि वो सेसाइल हैं और सेसाइल होने की क्या है कैपेबिलिटी कि वो अपनी बॉडी के एक एंड को जो है वो अटैच रखते हैं। वो जो अटैच्ड एंड है वो मुख्तलिफ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो सकता है, चाहे वो समुद्री जहाज़ हों, चाहे वो रॉक्स हों, चाहे पाइलिंग्स हों, मुख्तलिफ सॉलिड सबस्ट्रेट्स इनके साथ अपने आप को ये एक अबोरल एंड से अटैच कर सकता है। द अनअटैच्ड एंड ऑफ द यूरोकोडेट कंटेन्स 2 साइफन्स। साइफन का मतलब क्या है कि उनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं। इसका जो अनअटैच्ड एंड है उसके ऊपर 2 तरह की ओपनिंग्स होती हैं। एक इनकरेंट साइफन होता है जिसमें वाटर इनलेट है या वाटर अंदर आने का रास्ता है इसकी बॉडी में, और एक को हम एक्सकरेंट कहते हैं या एट्रियल साइफन कहते हैं, जहाँ से बॉडी से सर्कुलेट करने के बाद पानी बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। The unattached end of the Urochordate contains 2 siphons that permit sea water to circulate through the body. One siphon is the oral siphon. इसको हम ओरल साइफन का नाम दे रहे हैं। इसी जगह पे माउथ भी इसका सिचुएटेड है, विच इज़ द इनलेट फॉर वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी एंड यूजुअली डायरेक्टली ऑपोजिट टू द अटैच्ड एंड ऑफ द एसिडियन। यानी अमूमन इसका अगर एंगल देखा जाए तो ये अटैच्ड एंड के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली सिचुएशन होती है इसकी। इट ऑल्सो सर्व्स एज द माउथ ओपनिंग, यानी अगर आप इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही पानी अंदर आता है डायरेक्टली वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी माउथ से फिर उसके फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी बन सकता है आइदर। और इसके अलावा आप इसकी बॉडी पे छोटी छोटी स्लिट्स देख रहे हैं, इन स्लिट्स को हम स्टिग्मा कहते हैं। इन स्टिग्मा से वो लीक आउट करके इसकी बॉडी के दूसरे चैम्बर्स में भी निकल सकता है। इसको हम एट्रियम कहते हैं। बेसिकली जो इसकी फेरेंक्स के बाहर जितना भी एरिया एक बड़ी सी कैनाल की फॉर्म में या एक बड़ी सी कैविटी की फॉर्म में, इसको हम एट्रियम का नाम देते हैं। तो एक बेसिक इसका इनकरेंट या इनलेट साइफन है जो कि ओरल साइफन भी जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ से पानी इसकी बॉडी में एंटर हो रहा है और एंटर होने के बाद ये फेरेंक्स में जाता है। फेरेंक्स काफ़ी एनलार्ज चैम्बर है जो इसकी बॉडी के मेन जो एरिया है उसको कवर कर रहा है। उसके अंदर फिर परफोरेशंस होती हैं, यानी छोटी छोटी दरारें हैं, छोटी छोटी स्लिट्स हैं जिनको हम स्टिग्मा कहते हैं। उन स्टिग्मा से ये पानी लीक आउट होकर बाहर इसके चैम्बर्स में आ जाता है और उस मेन चैम्बर को हम एट्रियन का नाम दे रहे हैं।
उसी हवाले से एट्रियम के हवाले से एक और जो साइफन इसके अंदर पाया जाता है दूसरे वाले, जिसको हम एक्सकरेंट साइफन या आउटलेट कहते हैं पानी का, उसका नाम एट्रियल साइफन रखा गया है। द सेकेंड साइफन, द एट्रियल साइफन, इज़ द ओपनिंग फॉर एक्सकरेंट वाटर। द बॉडी वॉल ऑफ मोस्ट ट्यूनिकेटर is a connective tissue like covering called the tunic that appears gel like but is often quite tough। यानी अगर आप इसकी बॉडी की कॉम्पोजिशन देखें तो बॉडी की जो बाहर क्रॉस सेक्शन में अगर आप इसकी बॉडी की वॉल का मुशाहिदा करते हैं तो ये कवरिंग है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग जो कि मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस से बनी हो सकती है। इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम ट्यूनिक का नाम देते हैं, जिसकी वजह से होल ऑर्गेनिजम्स या होल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्यूनिकेटर का नाम दे देते हैं। Secreted by the epidermis, it is composed of proteins, various salts and cellulose। यानी मुख्तलिफ इसकी कॉम्पोजिशन हो सकती है, प्रोटीन्स भी हैं, मुख्तलिफ सॉल्ट्स भी हैं, सेलुलोज भी है, ये सारे कंबाइन करके इसकी एक्स्ट्रा कवरिंग जो ट्यूनिक है उसकी कॉम्पोजिशन में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। Some mesodermally derived tissues including the blood vessels and blood cells are incorporated in the tunic। यानी इसको लाइव रखने के लिए या इसका स्ट्रक्चर जो है वो उसको रिन्यू करने के लिए इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी मौजूद है। Root like extensions of the tunic called the stolons help anchor the tunicate to the substrate and may connect the individuals of the colony। अब इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की अडेप्टेशंस हो सकती हैं इन एनिमल्स की। इनकी जो बाहर वाली एक्स्ट्रा जो कवरिंग है बॉडी की, उसके अंदर से मुख्तलिफ जो है वो थ्रेड लाइक ब्रांचेस या उसके टेंटिकल्स आप कह सकते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ में एमर्ज हो सकते हैं। और उनका काम क्या है कि ये क्योंकि कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं तो एक मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ जोड़ने में उनका स्टोलॉन्स का काम होता है, जो कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी एक्सटेंशंस हैं ट्यूनिक की। अब आ जाते हैं हम इसके मेंटेनेंस फंक्शंस की तरफ, यानी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको हम एक एक करके सारे सिस्टम्स इसके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इसकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग देखी जिसको हमने ट्यूनिक कह दिया है, और वो ट्यूनिक प्रोटीन, सेलुलोज और मुख्तलिफ सॉल्ट से मिलकर बनी हुई है। उसके अगर अंदर की तरफ क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसकी बॉडी वॉल के अंदर कुछ मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। दे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। तो ये बॉडी वॉल के नीचे जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, दे हेल्प टू चेंज द शेप ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट। शेप चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर इसने एस्केप रिएक्शन करना है, अगर फूड कैप्चर करनी है, तो इसकी बॉडी वॉल के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं वो इसको ट्रांसफॉर्म होने में या इसकी बॉडी की शेप को चेंज करने में हेल्प आउट करेंगे। दे एक्ट अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ द ट्यूनिक एंड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दैट सी वाटर कन्फाइंड टू द इंटरनल चैम्बर क्रिएट्स। यानी एक तरफ तो ये मसल्स जो है उसको मूवमेंट में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ इसका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इसके अंदर पानी हर वक्त मौजूद है, उसकी वजह से इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि उसके लिए सपोर्टिव फीचर बन जाता है। नेक्स्ट हम आ जाएं अगर इसके नर्वस सिस्टम की तरफ, तो नर्वस सिस्टम अगर आप इस फिगर में देखें आपको येलो कलर का एक छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे येलो एक लाइन सी है। सिंगल इसकी बॉडी में सिर्फ ये एक नर्व गैंग्लियन पाया जाता है। एक ऐसा नर्व प्लेक्सस है जो कि जहाँ पे इसका माउथ एंड कर रहा है, जहाँ पे फेरेंक्स स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे इसका एक नर्व मौजूद है। इसको एक गैंग्लियन का नाम दिया गया है, जो कि इसका पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम यहीं पे सिर्फ कन्फाइन होकर रह गया है। तो इसका बेसिकली काम जो है वो इसकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं होता है। तो इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो समझें कि रिड्यूस फॉर्म में है। नर्वस सिस्टम ऑफ ट्यूनिकेट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द बॉडी वॉल। इट फॉर्म्स अ नर्व प्लेक्सस विद द सिंगल गैंग्लियन लोकेटेड ऑन द बॉडी वॉल ऑफ द फेरेंक्स बिटवीन द ओरल एंड द एट्रियल ओपनिंग्स। दिस गैंग्लियन इज़ नॉट वाइटल टू कोऑर्डिनेटिंग बॉडीली फंक्शंस। तो इसमें यह है कि ये जो बेसिकली इसकी जो आप पोजीशन बताएंगे वो ये है कि इसके माउथ और इसके जो एट्रियल साइफन है उन दोनों के दरमियान में एक नर्व प्लेक्सस है। जो इसकी सिचुएशन है वो इसकी बॉडी वॉल ही है, यानी आउटर स्किन में मौजूद होता है। अपनी ये ब्रांचेस मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो नर्व्स की फॉर्म में है वो दे सकता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन बॉडी के कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं पाया जाता है। This ganglion is not vital to coordination of the bodily functions. Tunicates are sensitive to many kinds of mechanical and chemical stimuli, and receptors for these senses are distributed over the body wall. यानी इसकी पूरी बॉडी में रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, सेंसिटिव फाइबर्स मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलाई को रिसीव करके उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देयर आर नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, छोटा सा एक एनिमल है जिसको नर्वस सिस्टम की बुनियादी तौर पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेशन के लिए। सो इसके अंदर अगर ये नर्व प्लेक्सस या गैंग्लियन मौजूद है भी तो कोऑर्डिनेशन में वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। इसकी बॉडी के मुख्तलिफ पोर्शंस में बॉडी वॉल के अंदर स्कैटर्ड नर्व एंडिंग्स हैं जो कि बॉडी के मुख्तलिफ स्टिमुलाई को रिसीव भी कर लेती हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब इसका जो मेजर पोर्शन बॉडी का कवर किया हुआ है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन इसके डाइजेस्टिव सिस्टम ने सराउंड किया हुआ है।
The most obvious internal structure of the urochordate are the very large pharynx and the cavity called the atrium. यानी फेरेंक्स और एट्रियम इसकी बॉडी के दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने ज़्यादातर हिस्से को ऑक्यूपाई किया हुआ है. द एट्रियम सराउंड्स द फेरेंक्स लिटरली एंड डॉर्सली, यानी लिटरली एंड डॉर्सली, यानी हर तरफ से तकरीबन इसको घेरा हुआ है इस फेरेंक्स को. द फेरेंक्स ऑफ ट्यूनिकेट ओरिजिनेट्स एट द ओरल साइफन एंड इज कॉन्टीन्यूअस विद द रिमाइंडर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो फेरेंक्स इसकी बॉडी का जो मेजर पोर्शन है माउथ से स्टार्ट होती है और काफ़ी सारा हिस्सा बॉडी का इसने कवर कर लिया है और बहुत ज़्यादा हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का इसी के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है. द ओरल मार्जिन ऑफ द फेरेंक्स हैज़ टेंटिकल्स दैट प्रिवेंट द लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द फेरेंक्स. अभी हमने मुख्तलिफ एनिमल्स में पहले भी पढ़ा है कि जहाँ जहाँ इसकी ओरल सिचुएशन या माउथ की सिचुएशन होती है, इन एनिमल्स के अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि वहाँ पर सीलिया या टेंटिकल्स या मुख्तलिफ थ्रेड लाइक कंपोजिशंस होती हैं जो कि फ़िल्टर फीडिंग में हेल्प करती हैं या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स या जो ना लेना चाहता हो एक एनिमल उनको डिस्कार्ड करने में हेल्प कर देती हैं. तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन हो सकती है फूड की, किसकी मदद से, कि यहाँ पे जो सीलिया या टेंटिकल्स या थ्रेड्स मौजूद हैं उनके थ्रू ये अपने फूड को सिलेक्ट कर सकता है. तो यहाँ से बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिजेक्ट भी किया जा सकता है. न्यूमरस फेरेंजियल स्लिट्स कॉल्ड द स्टिग्मास परफोरेट द फेरेंक्स. उसके बाद जब जैसे ही फूड या वाटर या जो भी चीज़ इसकी फेरेंक्स में आती है, फेरेंक्स में सर्कुलेट करने के बाद वो इसकी परफोरेशन जो छोटे छोटे स्लिट्स आपको नज़र आ रही हैं दैट आर कॉल्ड स्टिग्मा. स्टिग्मा इसकी परफोरेशन है और वहाँ से ये चीज़ें निकल कर इस मेन जो चैम्बर है इस एट्रियम के अंदर भी आ सकती हैं. Cilia associated with the stigmas cause the water to circulate into the pharynx through the stigma and into the surrounding atrium. Water leaves the tunicate through the atrial siphon. अब इसमें यह है कि इन स्लिट्स के थ्रू जब पानी एट्रियम में आ जाता है, फिर एट्रियम को बाथ करने के बाद हर जगह घूमने के बाद फिर ये एट्रियल साइफन से या एक्सकरेंट साइफन से बाहर निकल भी जाता है. The digestive tract of adult tunicate continues from the pharynx and end at the anus. फेरेंक्स के बाद आप देख रहे हैं कि इसकी डाइजेस्टिव एक कैनाल है जिसको हम गट कह सकते हैं, इंटेस्टाइन कह सकते हैं, और ये एक यू शेप बेंडिंग बनाकर जो है वो एट्रियल साइफन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है. इसकी बॉडी का जो भी सिस्टम जिसने एक्सक्रीशन करनी होगी या बाहर प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करना होगा वो अल्टीमेटली एक ऐसी जगह आकर एंड करेंगी जहाँ पे एक्सकरेंट साइफन करीब से करीब तर हो. जिसमें यह है कि फेरेंक्स के बाद ये इसकी ईसोफेगस या इसकी इंटेस्टाइन और देन एंड अप करती है या एनस में, और एनस जो है वो तकरीबन करीब है एक्सकरेंट साइफन से जहाँ पे अपनी डेफिकेशन प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी से रिलीज़ कर सकती है. अब क्योंकि ये एक सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, इसने अपने फूड को पार्शली जो है वो सिलेक्ट करके या फ़िल्टर करके अपने बॉडी में लेकर जाना है, तो इसके अंदर हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंडोस्टाइल के नाम से. एंडोस्टाइल इसकी बॉडी में बेसिकली फेरेंक्स के साथ एक ऐसा ग्रूव है, एक ऐसा डिप्रेशन है, सिचुएशन है जो कि बाद में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में ये थायराइड ग्लैंड में जाकर कन्वर्ट हो जाता है. तो इसकी फेरेंक्स के अंदर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस फिगर में भी कि इसके यहाँ पर एक ग्रूव सा होता है, एक डिप्रेशन सा होता है जिसको हम एंडोस्टाइल कह रहे हैं. ये वही सिचुएशन है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में थायराइड ग्लैंड की होती है. तो इसमें इन ऑर्गेनिजम्स में फूड को जो है वो ट्रैप करने के लिए या फूड को म्यूकस में एंटेंगल करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम एंडोस्टाइल कहते हैं. ड्यूरिंग फीडिंग cells of ventral ciliated groove called the endostyle form a mucus sheath. Cilia move the mucus sheath dorsally across the pharynx. Food particles brought into the oral siphon with incurrent water are trapped into the mucus sheath and passed dorsally. Food is incorporated into a string of mucus. That ciliary action moves into the next region of the gut tract. तो सिंपली यही होता है कि पानी के साथ जो भी फूड के पार्टिकल्स ट्रैप होकर अंदर आते हैं वो यहाँ पर एंडोस्टाइल में आते हैं और एंडोस्टाइल उनको म्यूकस के साथ फंसा देता है और फिर वो डॉर्सली स्ट्रिंग की फॉर्म में, एक चेन की फॉर्म में फूड पार्टिकल्स जो है वो फेरेंक्स की तरफ मेन जो डाइजेस्टिव रीजन है उसके अंदर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द स्टमक एंड मोस्ट एब्जॉर्प्शन इट अकर्स अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. तो इसमें यह है कि फेरेंक्स बेसिकली इसके म्यूकस एंटेंगल्ड फूड पार्टिकल्स को जमा करके आगे जो स्टमक या इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसके हवाले कर देती है जहाँ पे मेन डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट्स आती हैं इसके गट के एंड के ऊपर एनस के पास, तो वहाँ से ये इनको आराम से एक्सपेल आउट कर सकता है. एक्सकरेंट वाटर कैरीज द डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम द एनस आउट ऑफ द एट्रियल साइफन.
अब इसमें इस फेरेंक्स का मकसद जो है वो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा मुख्तलिफ दूसरे सिस्टम्स के साथ भी कोरिलेट करता है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर फ्रीली पानी जो है वो उसकी मूवमेंट मौजूद है और पानी जो है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर आगे भी सर्कुलेट कर सकता है बॉडी में, तो इसको हम दूसरे सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इन एडिशन टू इट्स रोल इन फीडिंग, द फेरेंक्स आल्सो फंक्शंस इन गैस एक्सचेंज। गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द ट्यूनिकेट। तो जैसे ही पानी आएगा, पानी ज़ाहिर अपने साथ कुछ गैसेस भी लेकर आएगा, तो जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर आती है वो पानी के साथ बॉडी में सर्कुलेट करेगी और जहाँ जहाँ इसकी ब्लड कैपिलरीज या वेसल्स मौजूद होंगी उनके साथ इसकी गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप इसको फोकस कर सकते हैं जहाँ पर इसका स्टमक है या इसके इंटेस्टाइन है या जहाँ पे लोअर लूप मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहाँ पे एक डिनोट किया गया है हार्ट के नाम से एक स्ट्रक्चर। तो इसमें यहाँ पे एक सिचुएशन जो है वो तकरीबन उसकी बेस के ऊपर मौजूद है इसके हार्ट की। It lies at the base of the pharynx. One vessel from the heart runs anteriorly under the endostyle. यानी इसमें से एक जो वेसल है वो डायरेक्टली एंडोस्टाइल की तरफ मूव करके चली जाएगी और एक जो वेसल है वो पोस्टीरियरली एनस या उसके एक्सकरेंट साइफन की तरफ मूव करके चली जाएगी। One vessel from the heart runs anteriorly under the endostyle and another runs posteriorly to the digestive organs and gonads. Blood flow through the heart is not unidirectional. यानी इस हार्ट से ये नहीं होता कि एक तरफ जाए ब्लड सर्कुलेट करके फिर दोबारा से वापस इस तरफ से हार्ट में आए, बल्कि एट द सेम टाइम ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर यानी एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो इसी में से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट को कंट्रोल की जा सकती है। Peristaltic contraction of the heart may propel the blood in one direction for few beats and then direction is reversed. यानी जब चाहे या जब ज़रूरत पड़े तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब चाहे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को मूव कर सकता है। Significance of this reversal is not understood. Tunicate blood plasma is colorless and contains various kinds of amyloid cells. एंड के ऊपर हमारे पास आता है इसके फंक्शंस के अंदर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं क्योंकि ये वाटर ड्वेलिंग है, मेरीन एनिमल है, इसके अंदर मेनली अमोनिया कंपोजिशन होती है इसकी एक्सक्रीशन के हवाले से। इट पासेस थ्रू द फेरेंक्स एंड इज एक्सक्रीटेड, यानी इसमें यह है कि सारे सिस्टम्स में से होकर अल्टीमेटली एट्रियल साइफन के थ्रू इसकी अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। Amoeboid cells of the circulatory system accumulate uric acid and sequester it in the intestinal